friend, my name is Rahul and very welcome to my YouTube channel, and today we will learn about revolving field theory. So let's start the video. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये हमारा लेक्चर 2 है और हम इस लेक्चर में रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए जानते हैं कि हम लोग रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी क्यों पढ़ते हैं। तो रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी की हेल्प से हम एमएमएफ का एनालिसिस कर सकते हैं, चाहे आप रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बोलिए या मैग्नेटोमोटिव फोर्स बोलिए। एक्सोमेट्री ये दोनों एक ही चीज़ है। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। बाय यूजिंग रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी वी कैन एनालिसिस आरएमएफ एंड एमएमएफ। यहाँ पे मैंने लिखा है कि रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी की मदद से हम लोग आरएमएफ और एमएमएफ का एनालिसिस करते हैं। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हम 3 फेज़ वाइंडिंग कैसे करते हैं, तो मैं आपको एक स्टेटर बना देता हूँ। तो और यहाँ पर हम 3 फेज़ वाइंडिंग करते हैं। तो आपको पता होगा कि एक फेज़ के लिए हमें 2 स्लॉट्स की ज़रूरत पड़ती है, मैंने आपको बताया था। तो हम स्टेटर का एक डायग्राम बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं स्टेटर का। ये हमारा हो गया स्टेटर, ठीक है। इसके अंदर हमारा हो जाता है ये रोटर और ये हमारा पोल हो गया, ये भी पोल हो गया, ये भी एक पोल हो गया, ये एक पोल हो गया, ये पोल हो गया। ये तीनों फेज के लिए पोल बने हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर ये एक कंडक्टर हो गया, ये कंडक्टर, ये कंडक्टर, इन सारे पोल में कंडक्टर हो गया। तो इसका हम लोग नेमिंग कर देते हैं। ये ए और ये ए डैश कंडक्टर, ठीक है। ये बी हो गया, ये बी डैश कंडक्टर, ये सी हो गया, इसको सी डैश मान लेते हैं, और ये सी हो गया, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम एक एजम्पशन लेके चलते हैं। तो मान लेते हैं कि कंडक्टर ए में डॉट हो रहा है, कंडक्टर ए में डॉट हो रहा है तथा कंडक्टर सी में क्रॉस हो रहा है, ठीक है। उसी तरह कंडक्टर बी में डॉट हो रहा है, यहाँ पे कंडक्टर ए डैश में क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे सी में डॉट हो रहा है, यहाँ पे बी डैश में क्रॉस हो रहा है। तो यहाँ पे एक फेज को लेके चलते हैं, ये हम दिखा देते हैं बाहर निकाल के। ये ए है और ये ए डैश है, ठीक है। तो इसमें जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है आप खुद देखिए कि यहाँ से जा रहा है, यानी ए डैश से निकल रही है करंट और ए में इन हो रही है। यानी यहाँ पे क्या हो सकता है, एक में अंदर की तरफ जा रही है और दूसरे में निकल रही है। तो डेफिनेटली एक में डॉट होगा और दूसरे में क्रॉस होगा, ठीक है। अब एक एक तीनों वाइंडिंग का एनालिसिस करते हैं। ये हमारा फेज़ ए हो गया, ये फेज़ बी हो गया, ये फेज़ सी हो गया। चलिए इसका नाम लिख लेते हैं। ये फेज़ ए हो गया, ठीक है। ये फेज़ बी हो गया और ये फेज़ सी हो गया, ठीक है फ्रेंड। तो पहले वाइंडिंग ए को लेते हैं। फर्स्ट टेक द वाइंडिंग ए। फर्स्ट वाइंडिंग को अगर लेते हैं
तो यहाँ पे हमको क्या दिखेगा, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ए हो गया और ए डैश हो गया। ठीक है, ए पे डॉट बन रहा था, दूसरे पे क्रॉस बन रहा था। तो यहाँ पे एमएमएफ का डायरेक्शन, यहाँ पे एमएमएफ का डायरेक्शन ये बना हुआ है, इस तरह से एमएमएफ का डायरेक्शन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं डायरेक्शन ऑफ एमएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय ए, यानी कि ए से जो हमारा डायरेक्शन ऑफ एमएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे एफ है। यहाँ पे आपने देखा था फेज़ ए का कंडक्टर, फेज़ ए में डॉट बन रहा था और फेज़ ए डैश में क्रॉस बन रहा था। तो मैंने फेज़ ए वाइंडिंग को लेकर के दिखाया हुआ है कि उसमें एमएमएफ का डायरेक्शन कैसे बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डायरेक्शन एफ ए, यहाँ पे एमएमएफ का डायरेक्शन ये बना हुआ है। अब चलते हैं वाइंडिंग बी की तरफ। नाउ टेक द वाइंडिंग बी। वाइंडिंग बी की बात करते हैं तो वाइंडिंग बी कहाँ पर रखी है, मतलब बी डैश क्रॉस है तो बी जो है डॉट होगा। तो एक में इन कर रही है तो दूसरे में आउट कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बी डैश में क्रॉस बन रहा है और बी में हमारा डॉट बन रहा है। ठीक है, तो अब आप एमएमएफ का डायरेक्शन बनाते हैं, तो एमएमएफ का डायरेक्शन बनाएंगे तो ये हमारा एफ बी बनेगा, एफ बी एमएमएफ का डायरेक्शन। उसी तरह अगर वाइंडिंग सी की बात करें, नाउ टेक द वाइंडिंग सी। आप चेक करिए वाइंडिंग सी की जो पोजीशन है वो कहाँ पे है। वाइंडिंग सी में हम लोग ने देखा सी डैश में क्रॉस था और सी में डॉट बन रहा था। तो इसमें एमएमएफ का डायरेक्शन यहाँ पे देखेंगे, एमएमएफ का डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ बन रहा है। यहाँ पे एफ सी ये है एमएमएफ सी का डायरेक्शन हो गया। अब हमारे पास 3 वाइंडिंग की वजह से एमएमएफ मौजूद है। नाउ कंबाइन ऑल 3 एमएमएफ, लिख लेते हैं यहाँ पे नाउ कंबाइन ऑल 3 एमएमएफ। अब यदि हम लोग तीनों एमएमएफ को देखेंगे तो एमएमएफ एफ सी, एफ ए, एफ बी यहाँ पे दिखाया गया है। ये हमारा एफ सी हो गया, ये एफ ए हो गया और ये हमारा एफ बी हो गया। तो आप देख लीजिए ये तीनों एमएमएफ का जो फेज़ एंगल है 120 डिग्री का है। तो आप मुझे बताइए कि आप थ्री फेज साइनसोइडल का इक्वेशन, करंट का जो इक्वेशन है वो कैसे लिखते हैं। तो चलिए मैं लिख के बता देता हूँ। तो थ्री फेज साइनसोइडल करंट का जो इक्वेशन जो होता है वो होता है IA बराबर IM साइन ओमेगा टी और IB बराबर होता है IM साइन ओमेगा टी माइनस 120। ठीक है, और IC बराबर होता है IM साइन ओमेगा टी प्लस 120। तो आप थ्री फेज करंट का इक्वेशन इस प्रकार लिखते हो, पर यहाँ पे
करंट की जगह किसने ले लिए हैं, तो एमएमएफ ने। तो हम यहाँ पर करंट की जगह एमएमएफ का 3 फेज इक्वेशन लिखेंगे। वो कैसे, फेज ए का जो एमएमएफ है उसे हम रिफरेंस मान ले, तो जब रिफरेंस मानेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ए बराबर हो जाएगा एफ एम साइन ओमेगा टी। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान ले। एफ बी बराबर एफ एम साइन ओमेगा टी -120। इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान ले, तो एफ सी बराबर हो जाएगा एफ एम साइन ओमेगा टी +120। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 है। अब हम इस एमएमएफ का एनालिसिस करते हैं एट टाइम पीरियड टी या एट ओमेगा टी इक्वल टू 0। तो हमारा एमएमएफ का बिहेवियर कैसा होगा, तो इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो तीनों इक्वेशन से यदि हम लोग ओमेगा टी बराबर 0 मान रखेंगे तो हमें क्या मिलता है, उसे हम लोग आगे देखते हैं। जब ओमेगा टी बराबर 0 इन तीनों इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा एफ ए बराबर यहाँ पे था, पीछे था यहाँ पे साइन ओमेगा टी, यहाँ पे साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी की जगह पे हम लोग रखेंगे 0, तो ये हमारा पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे एफ ए बराबर 0 हो जाएगा, और एफ बी में ओमेगा टी बराबर 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा एफ एम -√3/2। सिमिलरली एफ सी बराबर मिलेगा √3/2 एफ एम। अब आप ओमेगा टी बराबर 0 पर एमएमएफ का फेजर बनाइए। ये तो जो फेजर बनाया है उसमें ये ओरिजिनल फेजर है। तो हम प्लॉट कर रहे हैं ओमेगा टी बराबर 0 पर एफ ए बराबर 0 है, तो हम इसको प्लॉट नहीं करेंगे। तो एफ बी की वैल्यू नेगेटिव है तथा एफ सी की वैल्यू पॉजिटिव है। तो एफ बी नेगेटिव है तो इसको हम अपोजिट में प्लॉट कर देंगे। इसके एफ बी जो नेगेटिव है तो इसका अपोजिट में प्लॉट कर देंगे। जिस डायरेक्शन में ओरिजिनल एमएमएफ है तो एफ सी रहेगा सेम डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव है। तो चलिए हम लोग इसका फेजर बना लेते हैं। एफ ए का तो फेजर बनेगा नहीं क्योंकि वो 0 है, और एफ बी नेगेटिव है, एफ सी पॉजिटिव है। एफ सी अगर नेगेटिव है होगा तो उसका फेजर हम लोग अपोजिट बनाएंगे, और एफ सी जो हमारा है वो पॉजिटिव है तो उसका कोई चेंज नहीं होगा। तो चलिए हम लोग फेजर बना लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा एफ सी, और ये हो जाएगा एफ बी। ठीक है, ये कैसे आया, तो हम ओरिजिनल फेजर की बात करें, हमने ओरिजिनल फेजर बनाया था यहाँ पे। इसको हम लोग ओरिजिनल फेजर बना लेते हैं। ये हमारा एफ सी था, और ये हमारा एफ ए था, और ये हमारा एफ बी था। ठीक है, तो यहाँ पे एफ सी, एफ ए और एफ बी, तो मैंने यहाँ पे फेजर हम लोग ने बनाया तो एफ सी जो हमारा है वो पॉजिटिव है, तो इसका डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगा, ये हमारा ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो एफ बी है, एफ बी नेगेटिव है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन बनेगा तो इसके पीछे बनेगा। तो ये एफ बी को हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया है। ये दोनों मिलके 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो इसका कुछ रिजल्टेंट भी बनेगा। तो हम
मान लेते हैं एफ आर, इसका कुछ रिजल्टेंट हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा रिजल्टेंट हो गया और इसको हम लोग एफ आर मान लेते हैं। अब पैरेललोग्राम की मदद से हम एफ आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ आर बराबर हो जाएगा रूट में एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2FB FC cos 60। ठीक है, यहाँ पे आगे बना लेते हैं। अब आप बताइए कि क्या हम लोग FB बराबर FC लिख सकते हैं। तब हम लोग यहाँ पे FC के जगह पे FB रख लेंगे। एफ आर इक्वल टू रूट में एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी की जगह पे एफ बी रख दी, तो ये भी एफ बी स्क्वायर हो गया प्लस 2FB स्क्वायर इंटू 1/2। एफ आर इक्वल टू रूट में एफ बी स्क्वायर 1 + 1 + 1। तो ये एफ आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ आर इक्वल टू √3FB। दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट MMF। तो FB की वैल्यू चेक करिए, हमने FB नेगेटिव वैल्यू पहले ही फेजर में कंसिडर कर लिया है, तो हम अब इसे नहीं लेंगे। आगे चलते हैं। वी नो डेट FB इज इक्वल टू √3/2FM। यह हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। एफ आर बराबर √3 इंटू √3/2FM। एफ आर बराबर हो जाएगा 3/2FM, यानी कि एफ आर बराबर 1.5FM। रिजल्टेंट फ्लक्स जो हो जाएगा 1.5 टाइम्स हो जाएगा FM के। ये इक्वेशन हमारा आया था ओमेगा टी बराबर 0 पे। तो ये जो होता है वर्टिकली है, MMF का जो हमारा डायरेक्शन है वो वर्टिकली बना था। अब हम लोग कंसिडर करेंगे ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री। तो लिख लेते हैं, नाउ लेट्स अस कंसिडर एट ओमेगा टी बराबर 90 डिग्री। अब हम MMF का एनालिसिस करते हैं ओमेगा टी बराबर 90 डिग्री पर। तो मैं बार बार इक्वेशन नहीं लिखूँगा। तो MMF का जो इक्वेशन है 3 फेज का, तो इसमें हम ओमेगा टी बराबर 90 डिग्री रख के चेक करेंगे। चलिए चलते हैं फिर उस इक्वेशन के पास जिसमें हमको रखना है ओमेगा टी का मान। ये हमारा इक्वेशन है जो हम लोग निकाला था FA, FB और FC। इसमें ओमेगा टी बराबर हम लोगों को 90 रख के चेक करना है। अब तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा FA बराबर FM
और ये एफ बी हमें मिलेगा माइनस ऑफ एफ एम बाई टू, एफ सी हमें मिलेगा माइनस ऑफ एफ एम बाई टू। तो चलिए फेज़र ड्रॉ कर लेते हैं। आपको याद है ओरिजिनल एमएमएफ का फेज़र, चलिए बना लेते हैं। ये हमारा ओरिजिनल एमएमएफ का फेज़र है। यहाँ एफ सी था, एफ ए था, ये एफ पी, ये हमारा ओरिजिनल एमएमएफ है। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर एफ ए बराबर हमको क्या मिला था, एफ ए बराबर एफ एम मिला था। तो एफ ए की हम लोग का डायरेक्शन जिस तरह है उसी तरह सेम रहेगा। एफ बी हमारा नेगेटिव में है तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और एफ सी भी हमारा नेगेटिव में है तो इसका भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो चलिए बना लेते हैं। एफ ए का तो सेम डायरेक्शन होगा, ये एफ ए हो गया। एफ सी हमारा ऊपर था तो ये हमारा चला आएगा नीचे आ जाएगा। अब हमारा जो एफ बी था, एफ बी नीचे था तो वो हमारा ऊपर में चला जाएगा, और ये हमारा फेजर बन गया। और ये दोनों फेजर जो है 60 डिग्री एंगल बनाते हैं। अब हम एफ बी और एफ सी इन दोनों का कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो क्या हो, एफ बी को दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा ऐसे। ये हमारा हो जाएगा एफ बी साइन 60। सिमिलरली हम एफ सी को भी दो कंपोनेंट में रिसॉल्व करते हैं तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा। ये हमारा एफ बी साइन थीटा हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए कि एंगल के पास वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस होता है। ये ऐसे याद करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो ये हो जाएगा एफ बी कॉस 60 डिग्री। ये दोनों कंपोनेंट और ये दोनों कंपोनेंट सेम है तो ये आपस में कट जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट कर लेंगे। तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा चलिए उसको आगे देख लेते हैं। एफ आर बराबर एफ ए प्लस एफ बी कॉस 60 डिग्री प्लस एफ सी कॉस 60 डिग्री। तो एफ आर बराबर हो जाएगा एफ एम प्लस एफ एम बाई टू इंटू यहाँ पे कॉस 60 का मान 1/2 प्लस एफ एम बाई टू इंटू 1/2। तो ये पूरा मिल के हमको मिल जाएगा 3/2 एफ एम। तो एफ आर बराबर 1.5 टाइम्स ऑफ एफ एम। ये हमारा मिल गया रिजल्टेंट। इसका जो डायरेक्शन होता है वो हमें क्या मिला था,
वो हमें हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में मिला था। मतलब जब हम ओमेगा टी बराबर 90 रखते हैं तभी भी हमें उतना ही रिजल्टेंट मिला। अब हम नाउ टेक 180 डिग्री पे, अब हम 180 डिग्री पे रख के चेक करेंगे ओमेगा टी की वैल्यू। नाउ टेक ओमेगा टी बराबर 180 डिग्री, यानी अब हम तीनों इक्वेशन में ओमेगा टी बराबर 180 डिग्री रख के देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा। हमारा जो इक्वेशन था आपको याद हो, हमारा इक्वेशन क्या था, एफ ए बराबर, हमारा जो इक्वेशन था एफ ए बराबर एफ एम साइन ओमेगा टी और एफ बी बराबर एफ एम साइन ओमेगा टी माइनस 120, एफ सी बराबर एफ एम साइन ओमेगा टी प्लस 120। तो अब हम क्या करेंगे कि ओमेगा टी की वैल्यू 180 डिग्री रख के हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तीनों इक्वेशन में। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। जब हम 180 डिग्री रखे तो हमें क्या मिला, एफ ए बराबर 0 मिला हमें, एफ बी बराबर √3/2 एफ एम मिला और एफ सी का मान मिला हमें -√3/2 एफ एम। अब हम लोग इसका फेज़र बना लेते हैं। एफ ए हमारा 0 है तो इसका कोई चेंज नहीं होगा, एफ बी हमारा पॉजिटिव है तो इसका भी कोई चेंज नहीं होगा। हमारा जो एफ सी नेगेटिव है इसका डायरेक्शन हमारा अपोजिट हो। हमारा ओरिजिनल फेज़र की बात करें तो यहाँ पे दिखाया गया है, ये हमारा ओरिजिनल फेज़र है। तो हम फेज़र बनाते हैं। एफ बी हमारा सेम डायरेक्शन में रहेगा क्योंकि एफ बी हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, और एफ सी हमारा नेगेटिव है। तो एफ सी ऊपर की तरफ यहाँ पे बनाया हुआ है तो इसका डायरेक्शन हमारा अपोजिट हो जाएगा इस तरह से एफ सी। तो इसका कुछ रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट हम लोग बना लेते हैं। ये रिजल्टेंट एफ आर हो जाएगा और ये मालूम ही है कि दोनों मिल के 60 डिग्री बनाते हैं एंगल। तो अब हम लोग इसमें पैरेललोग्राम लॉ लगा के रिजल्टेंट एमएमएफ की वैल्यू निकालते हैं। तो एफ आर बराबर हो जाएगा रूट में एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2FB एफ सी cos 60। तो एफ बी की वैल्यू एफ सी के बराबर है, मैंने आपको बताया था। और नेगेटिव साइन को हटा देना है क्योंकि नेगेटिव साइन को हमने ऑलरेडी ले लिया है। तो एफ आर बराबर रूट में एफ बी स्क्वायर प्लस 2FB स्क्वायर इंटू 1/2। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया तो एफ आर बराबर हमको मिल गया 3FB स्क्वायर रूट में एफ आर बराबर √3FB, यहाँ पे √3 इंटू √3/2 FM। तो हमें क्या मिल गया, एफ आर बराबर 3/2 FM। एफ आर इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम MMF। ये वैल्यू मुझे मिल गई, यानी कि
तीनों के केस में ओमेगा टी बराबर 0 रखें और ओमेगा टी बराबर 90 रखें, जब ओमेगा टी बराबर 180 रखें, तो तीनों के केस में हमें जो एमएमएफ मिल रहा है वो हमारा है 1.5 टाइम्स ऑफ एफएम। और ओमेगा टी बराबर 180 पे एफआर का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। आई होप यहाँ पर सभी को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा, डायरेक्शन इज वर्टिकली डाउनवर्ड। अब हम चलते हैं, देखते हैं हमें क्या कंक्लूज़न मिला। क्या कंक्लूज़न मिला? पहला हमने देखा क्या, एट ओमेगा टी बराबर 0 डिग्री पे, ओमेगा टी बराबर 0 डिग्री पे हमारा जो एमएमएफ था वो वर्टिकली अपवर्ड था, ठीक है। और सेकेंड हमने देखा था ओमेगा टी बराबर 90 डिग्री, तो इसमें हम लोगों को एमएमएफ का जो डायरेक्शन मिला वो हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड मिला। अब थर्ड चलते हैं ओमेगा टी बराबर 180 डिग्री पे, तो एमएमएफ का जो डायरेक्शन हमको मिला था वो वर्टिकली डाउनवर्ड मिला था। बट इन सब प्रोसेस के दौरान एक चीज़ नोटिस की होगी, जो एमएमएफ का एम्पलीट्यूड हमेशा आपका कांस्टेंट होता है, जो कि डेट इज़ 1.5 टाइम्स ऑफ एफएन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो एक नोट लिख लीजिए। बट ड्यूरिंग all these values of omega t, the amplitude of MMF does not change, that is, it remain constant to 1.5 times of FM, यानी FR बराबर 1.5 ऑफ FM। आपके माइंड में पूरा प्रिंट हो जाना चाहिए जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ। तो इसका जो प्लॉट है वो बना के दिखा देता हूँ। तो हम लोग तीनों रिजल्टेंट फेज़र को यहाँ पे बनाते हैं। तो पहले में हमारा क्या था, एफ आर, यानी जब हमारा ओमेगा टी बराबर 0 था तो हमको क्या मिला था, ऊपर की तरफ मिला था। और दूसरा एफ आर, दूसरा में हमारा ओमेगा टी बराबर जब 90 डिग्री मिला था तो हमें मिला था हॉरिजॉन्टली मिला था। यहाँ पे भी एफ आर बराबर 1.5 टाइम्स ऑफ एफ एम, यहाँ पे भी एफ आर बराबर हो जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ एफ एम। और तीसरा जो है ओमेगा टी बराबर 180 डिग्री, इस पे हमको क्या मिला था, वर्टिकली मिला था। यहाँ पे भी एफ आर की वैल्यू हो जाएगी 1.5 टाइम्स ऑफ एफ एम। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज। लिख लेते हैं, एमएमएफ इज रोटेटिंग clockwise with amplitude 1.5 times of FM। तो मुझे आप बताइए कि जो एमएमएफ हमारा रोटेट कर रहा है उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो इसकी स्पीड क्या होगी। मैंने आपको कल ही बताया था कि जब हम किसी भी 3 फेज़ वाइंडिंग या 3 फेज़ करंट सप्लाई देते हैं तो हमें एक एमएमएफ
या आरएमएफ मिलता है, जो कि सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है। तो आज की क्लास का फाइनल कंक्लूज़न है, एक ही लाइन में समराइज करने की कोशिश करते हैं। चलिए लिखते हैं। इफ़ वी अप्लाई 3-phase current to 3-phase winding space distribution by 120 degree, the RMF या MMF is produced of magnetic 1.5 of FM rotating in clockwise direction with speed of ns। अब यहाँ पे हमने जो बात करी है, जो MMF देखा था, वो सारा कंक्लूज़न हमने देखा वो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस पे था। तो अब क्या होगा यदि हम नेगेटिव फेज सीक्वेंस देखेंगे? तो नेगेटिव फेज सीक्वेंस में क्या होगा? जब नेगेटिव फेज सीक्वेंस बनाएंगे तो ये हमारा अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे एफ बी हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा, ये एफ ए हो जाएगा। ओरिजिनल में हमारा यहाँ क्या बनता था? एफ सी बनता था, एफ ए बनता था और एफ बी बनता था। ठीक है फ्रेंड, तो आप फिर से ओमेगा टी बराबर 0, ओमेगा टी बराबर 90, ओमेगा टी बराबर 180, ये सारा रख के आप फिर से एनालिसिस करिएगा। ये आपका होमवर्क है, राइट? इसे आप करिए और मुझे व्हाट्सएप पर बताइएगा कि जो आपका रिजल्टेंट एमएमएफ आएगा वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो इस कंडीशन में उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको हम कोशिश करेंगे लाइव करने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।